Assalamu alaikum. So in this video, I will guide you about the chapter 11 of Guyton और बेसिकली मैं ECG की गाइडलाइन दूंगा क्योंकि इस टॉपिक में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि ये हमने किस तरह करना है, कौन कौन सी बुक से प्रिपेयर करना है और ये हमें समझ नहीं आ रही और इसमें से किस तरह की बातें पूछी जा सकती हैं और क्या चीज़ें आप लोग को फ्यूचर में हेल्प करेंगी कि आप लोग इतना एटलीस्ट ECG से कर लें। इसके अलावा मैं चैप्टर 12 की गाइडलाइन भी थोड़ी सी बताऊंगा कि वेक्टर वाले में से सिलेक्टिवली आपने क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि ईसीजी हमने किस तरह करनी है। पहला पेज अगर हम देखें तो ऑन द फर्स्ट पेज आप लोग राइट साइड पे अपने देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे अपने देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अच्छा, ये आप लोगों ने ये चैप्टर ना जनरली सारा रीड करना है, बट मैं बताता जाता हूँ कि कौन सी चीज़ की किस तरह इंपॉर्टेंस होगी चैप्टर में। तो द नॉर्मल ईसीजी सबसे पहले जो आप लोगों ने ये देखना है, आप लोग को पता होना चाहिए जो QRS कॉम्प्लेक्स है, दिस इज नॉट अ सिंगल वेव, इसमें 3 वेव्स है। फिर आप लोग को मैं बताऊंगा कि गाइटन के इस चैप्टर के अलावा हमने जेपी का एक चैप्टर भी करना है। तो उधर बताया हुआ है कि क्यू वेव की रीजन क्या है, आर वेव की रीजन क्या है और एस वेव की रीजन क्या है। अगर आप लोग को इसके रीजंस पता होंगी तो आप लोगों को समझ आएगी कि ये वेव्स की फॉर्मेशन क्यों हो रही है। और जब आपको ईसीजी लीड्स का पता होगा कि वो किस तरह रेंज होती हैं, उनके क्या एंगल्स होते हैं, तब आप लोग को इसकी एग्जैक्ट हर चीज समझ आने लग जाएगी। फिर आपको पता होना चाहिए कि पी वेव क्या होती है। पी वेव शो द एट्रियल डीपोलराइजेशन। देन व्हाट इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इट शोज द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और उसके बाद टी वेव क्या होती है, विच शोज द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो ये आप लोगों को इसमें से पता होना चाहिए। इनके टाइम इंटरवल्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंक्रीज इन द टाइम इंटरवल विल कॉज एन एबनॉर्मेलिटी। और जैसे फॉर एग्जांपल PR सेगमेंट है, वो इंक्रीज होता है, इट मे इंडिकेट दैट इट्स अ फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो जब आप लोगों को नॉर्मल इंटरवल पता होगा तभी आप एबनॉर्मल बता सकोगे। जब तक आपको नॉर्मल की रेंज नहीं पता होगी, इसकी हमेशा रेंज होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास PR जो इंटरवल होता है वो होता है 0.12 से 0.2 सेकंड तक का। अब ये इसकी रेंज है और अगर इस रेंज से वेरिएट करता है, इससे ज्यादा हो जाता है 0.2 से, तब हम कहते हैं कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। अदरवाइज वी कैन नॉट लेबल इट एज अ फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो जब तक आपको नॉर्मल ECG नहीं आएगी, यू कैन नेवर predict whether it is a normal ECG or whether it is a abnormal ECG. Then comes to the depolarization wave versus the repolarization wave. So just give it a read. It's not a very important topic. तो इसको जस्ट आप लोगों ने सिर्फ रीड देना है, आप लोगों को कोई खास समझ नहीं आएगी। आप लोगों ने इस डायग्राम को देखना है। तो ये जनरल ही बताया हुआ है कि आप लोगों को पता है कि जब डीपोलराइजेशन होती है तो चार्जेस ऑपोजिट हो जाते हैं। अब अंदर इंट्रासेलुलर नेगेटिविटी कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिविटी में, और जो बाहर हमारे पास पॉजिटिविटी थी वो नेगेटिविटी में। तो ये तो आप लोग को जनरल कॉन्सेप्ट नर्व एंड मसल से भी आ चुका है। देन relation of monophasic action potential of the ventricle muscle to the QRS and the T wave in the standard electrocardiogram. तो आप लोग को मैंने बताया आप लोग को इंटरवल सेगमेंट्स का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस इज एन ECG। दिस ये अब आप लोग को पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल रिदम वेव के लिए हम ECG यूज करते हैं ना, वो लीड 2 की होती है। बेसिकली वी हैव 12 लीड ECG। हमारे पास जो भी ECG होती है वो उसमें 12 लीड्स होती हैं। तो जो रिदम के लिए हम ECG सबसे पहले देखते हैं ना, हम PR इंटरवल के लिए जो देखते हैं, हम जो मेन चीजें देखने के लिए जो रिदम, PR इंटरवल, QT इंटरवल, हम इनके लिए लीड 2 को यूज करते हैं। लीड 2 से जो ECG आई होती है, तो लीड 2 की ECG पे आपकी बहुत ग्रिप होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग के लेवल पे भी लीड 2 ही पढ़ी जाती है। बाकी लीड्स को एज सच इतना ज्यादा आप लोग के लेवल पे कोई डिस्कस नहीं किया जा सकता। अगर आप लोग को शौक है तो आप लोग थोड़ी सी उसके बारे में जान सकते हो बातें, बट आप लोग अभी लीड 2 पे मेनली फोकस करो और सब कुछ लीड 2 के अकॉर्डिंग उन्होंने डिस्कस किया होता है इधर। अच्छा, फिर ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज PR इंटरवल। PR इंटरवल के अलावा PR सेगमेंट भी होता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे ये दोनों एक चीज है, बट इट्स अ डिफरेंट थिंग। जब भी इंटरवल की बात आएगी तो इंटरवल में एक वेव हमेशा होगी, और जब भी हमारे पास सेगमेंट की बात आएगी, सेगमेंट है तो उसमें कोई वेव नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ये आप लोग ST सेगमेंट देख सकते हैं, तो ये आइसो इलेक्ट्रिक है। सेगमेंट इज ऑलवेज आइसो इलेक्ट्रिक लाइन।
सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। और ये इंटरवल में एक वेव या दो वेव भी हो सकती है और साथ हमारे पास सेगमेंट होगा। ओके, ये अब इधर तक आप लोगों ने देखा कि ये आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग को इनके टाइम पता होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे अगर आते हैं तो हम देखते हैं कि रिलेशनशिप ऑफ एट्रियल एंड द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन टू द वेव ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो आप लोग ये देख सकते हैं एट्रिया रीपोलराइज अबाउट 0.15 to 0.20 सेकंड आफ्टर द रिमेनिंग ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द पी वेव। तो आप लोगों ने ये सारे, मैं बता रहा हूँ कि ये बड़े अच्छे जेपी में लिखे हुए हैं, मैं इसके बाद जेपी भी दिखाऊंगा, आप लोगों ने ये वहां से कर लेने हैं। इट विल रियली हेल्प यू। द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, सो ये वाला पैराग्राफ भी आप लोगों ने पढ़ लेना। तो आप लोग को ये बेसिक्स इनकी सारी पता होनी चाहिए कि किसका टाइम कितना होता है, क्योंकि वो आप लोग को एबनॉर्मेलिटीज बताएगा। बिकॉज हर चीज की प्रोलोंगेशन या उसका छोटा हो जाना कोई अबनॉर्मेलिटी इंडिकेट कर सकता है अगर वो नॉर्मल रेंज से निकल गई है। नेक्स्ट आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोग को अच्छी तरह पता होनी चाहिए, वोल्टेज एंड द टाइम कैलिब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू, एससीक्यू, खास तौर पे एमसीक्यूज और वाइवा में आप लोग से पूछा जाता है कि ये एक जो स्मॉल बॉक्स है वो कितने मिली वोल्ट को डिस्क कर रहा है। 10, ये देखें, 10 ऑफ द स्मॉल लाइंस डिवीजन अपवर्ड और डाउनवर्ड इन द स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट 1 मिली वोल्ट। अगर 10 1 मिली वोल्ट कर रही है तो इसका मतलब है 1, अगर हम स्मॉल बॉक्स देखें तो वो 0.1 मिली वोल्ट करेगा। आप लोग ये सारी कैलिब्रेशन का पता होना चाहिए। और ईसीजी की नॉर्मल स्पीड ये 25 मिलीलीटर पर सेकंड ही ली जाती है, 50 भी ली जा सकती है बट नॉर्मली 25 ली जाती है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक स्मॉल बॉक्स कितने सेकंड का होता है। तो एक स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकंड का होता है। एक लार्ज बॉक्स में कितने स्मॉल बॉक्सेस होते हैं? सो एक लार्ज बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। और 5 स्मॉल बॉक्सेस को अगर हम 0.04 से मल्टीप्लाई करें तो एक लार्ज बॉक्स का टाइम आ जाएगा। तो ये अब आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोग को पता लग जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है नॉर्मल वोल्टेज इन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो यस, यू हैव टू डू दिस एज वेल। आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए इसके बारे में। और वोल्टेज का आपको पीक से अंदाजा होगा, इसकी कहीं कुछ जगहों पे वैल्यू है, स्पेशली प्रीकोर्डियल चेस्ट लीड्स में इसकी वैल्यू होती है टू फाइंड द हाइपरट्रॉफी वेंट्रिकुलर और राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। बट ये आप लोग के लेवल की चीज नहीं है, बट आप लोग को जस्ट नॉर्मल रेंज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है पी क्यू और पी आर इंटरवल। ये एक ही चीज के नेम है, ये आप लोग को अच्छी तरह पता होने चाहिए। वो पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी क्यू एंड पी आर इंटरवल, तो वो एक चीज है। वो एक ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पी आर इंटरवल एंड पी आर सेगमेंट। अगर सेगमेंट और इंटरवल आएगा तो ये डिफरेंट चीज हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ये पैराग्राफ पे। तो ये आप लोगों को क्यू टी का भी पता होना चाहिए और रेट हो ये वाला भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट वाला टॉपिक इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इसको बेशक एक बार जस्ट रीड कर लें, नज़र से गुजार लें। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है कि ये है तो उसको जस्ट मार्क कर लें, अदरवाइज इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद आ जाते हैं फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट टू द चेस्ट लीड। यस, आप लोगों ने इसको एटलीस्ट एक बार रीड करना है, आप लोग को अंदाजा हो जाएगा कि लीड्स किस तरह वर्क करती है। इससे आप लोग को बिल्कुल सही तरह अंदाजा नहीं होता। आप लोगों ने इसके लिए कोई यूट्यूब से अच्छी सी वीडियो देख लेनी है जिसमें लीड्स के बारे में बताया गया हो कि लीड्स कहाँ कहाँ पे लगती है। और इसके अलावा आप लोग को पता होना चाहिए कि डीपोलराइजेशन वेव कैसे जाती है। आप लोग को पता होना चाहिए कि एस ए नोट से वो आएगी ए बी नोट पे, फिर उसके बाद बंडल ब्रांचेस वो किस तरह पे एस, बेसिकली आर वेव क्या होती है जो वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में से जब गुजर रही होती है। तो ये एक अलग टॉपिक है पूरा, वो मैं आप लोग को अलग से समझाऊंगा कभी। उसके अलावा ये आप लोगों ने रीड कर लेना है। यस, आपको पता होना चाहिए 3 बाइपोलर लिम्ब लीड्स होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि टोटल लीड्स कितनी लगी होती है। तो बेसिकली हमारे पास 6 प्रीकोर्डियल चेस्ट लीड्स नॉर्मली लगी होती है। ये पोस्टीरियर साइड ऑफ हार्ट को ऐसा बता नहीं रही होती है। अगर पोस्टीरियर साइड ऑफ हार्ट करना है तो हम V7 और V8 लगा सकते हैं, बट नॉर्मली 6 लीड ईसीजी 6 प्रीकोर्डियल चेस्ट लीड्स होती हैं। बाकी हमारे पास 3 लीड्स लगी होती है, एक्टिव लीड्स जो होती हैं, एक लेफ्ट आर्म पे, एक राइट आर्म पे और एक लेफ्ट लेग पे। और एक चौथी लीड लेग पे लगी होती है, वो राइट लेग पे लगी होती है। और वो बेसिकली एक्टिव लीड नहीं होती, वो अर्थ होती है। अर्थ का क्या मतलब है? जब ईसीजी बेसिकली मेजर्स द करंट और इसमें करंट होता है, तो अर्थ हमेशा जो करंट की जो वैल्यू होती है ना उसको इस तरह डिस्टरप्ट करती है। तो उस डिस्ट्रप्शन को, उस इंटरफेरेंस को खत्म करने के लिए हम उसको
हम ग्राउंड कर देते हैं। आमतौर पे हम वैसे जैसे आप लोगों को पता है घरों की वायरिंग भी ग्राउंड होती है, तो ये इसमें ऐसे जितना ज्यादा करंट ग्राउंड नहीं करना होता। तो सिंपली अगर आप घर में भी आपकी एसीजी है तो आप लोग वो वाली वायर को जो कि राइट लेग से लगी है उसको आप किसी पानी का डब्बा ले पानी के अंदर डाल दें तो वो एज अ अर्थ वर्क करने लग जाता है। तो ये इंटरफेरेंस कम करने का तरीका है, आप लोग को जस्ट इतना पता होना चाहिए। बाकी देखें टोटल हमारे पास 10 लीड्स लगी हुई हैं जिसमें से 9 एक्टिव लीड्स हैं। अब जो 9 एक्टिव लीड्स है ना, ये हमें 12 लीड ईसीजी देंगी। 6 तो हमारे पास आ गई चेस्ट लीड की ईसीजी। फिर जो 9 लीड्स है अगर ये दो दो एक्टिव होंगी तो इनको बाइपोलर कहेंगे। तो वो लीड 1, लीड 2, लीड 3 होती है। और अगर ये सिर्फ एक एक एक्टिव होगी तो एवीआर, एवीएल, एवीएफ। दिस इज अनदर टॉपिक। तो ये आप लोग को बस पता होना चाहिए कि टोटल 10 लीड्स लगी होती हैं, 9 एक्टिव होती हैं। 9 एक्टिव हमें 12 लीड्स की ईसीजी देती है। तो आप लोग जेपी से पढ़ेंगे तो आप लोग को थोड़ा इसका अंदाजा हो जाएगा। तो जेपी मस्ट है, मैं आप लोग को उसकी गाइडलाइन दूंगा, वो मैंने खोली हुई है साथ। लीड 1, लीड 2, लीड 3। अब ये इंथोवियंस रूल आप लोग को पता होना चाहिए ये क्या होता है और ये अच्छी तरह आप लोग को आना चाहिए। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि लीड 1 और 3 का जो सम है वो हमारे पास लीड 2 के इक्वल होगा। अब इस इक्वेशन को आप लोगों ने मैथ में जैसे रीअरेंज करते जाएंगे। अगर आपको लीड 1 और 2 दिया, रीअरेंज करके लीड 3 निकाल सकते हैं। तो आप लोग को इन्होंने जनरल फॉर्मूला बता दिया होगा। फॉर एग्जांपल लीड 1 और 3 को ऐड करेंगे तो बनता है 1.2, तो लीड 2 1.2 है। इसी तरह बाकियों को रीअरेंज करके आप लोग देख सकते हैं। इंथोवियंस लॉ, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है व्हाट इज इंथोवियंस लॉ, इंथोवियंस ट्रायंगल। दिस फार्मूला इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट दिस। नेक्स्ट आ जाता है नॉर्मल कार्डियोग्राम एंड द रिकॉर्ड ऑफ द 3 स्टैंडर्ड लीड ईसीजी। यस यू शुड नो अबाउट इट। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि इसकी रेजिस्टेंस। सो यू हैव स्टडीड व्हीटस्टोन ब्रिज इन फिजिक्स। तो दिस इज जस्ट लाइक अ व्हीटस्टोन ब्रिज टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस, ताकि इक्वल रेजिस्टेंस सारी जगह पे हो, ताकि हमारे पास एसएच इंटरफेरेंस हमें नहीं चाहिए होती और ज़्यादा करंट भी नहीं चाहिए होता। फॉर एग्जांपल ज़्यादा करंट है तो वो तो वैसे हार्ट को शॉक में ले जाएगा। तो रेजिस्टेंस 5000 ओहम इज अ वेरी बिग रेजिस्टेंस, जो कि ज़्यादा रेजिस्टेंस इसलिए चाहिए ताकि हमारे पास मेंटेन हम कर सकें। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है हम उसको मेंटेन कर सकते हैं करंट को। उसके बाद वो फिजिक्स आ जाती है सारी। तो आप लोगों ने ये देख लेना है कि ये हमारे पास है वेंट्रिकुलर और ये आप लोगों ने रीड करना है। नेक्स्ट आ जाता है चेस्ट लीड। यस यू शुड नो अबाउट द चेस्ट लीड। इस लोकेशन आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट कि इसकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पे लगती है, कौन सी इंटरकोस्टल स्पेस में लगती है। तो इसमें से हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं हल्के से आप लोगों को बता देता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कि V1 एंड V2 नेगेटिव है। इसकी जो हमारे पास मेनली नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है देखें, हमेशा याद रखना है, एक ईसीजी में बात याद रखनी है। पी वेव जब आती है ना, पी वेव पहली वेव है, उसके बाद जो पहली पॉजिटिव वेव बाद में आएगी, पहली पॉजिटिव वेव हमेशा आर वेव होगी और पहली नेगेटिव वेव हमेशा हमारे पास, अगर पहली पॉजिटिव वेव आती है ना तो वो आर वेव है, ये बात याद रखना है। और अगर पहली नेगेटिव वेव आती है तो वो क्यू वेव है। फिर हमारे पास अगर हम एक और देते हैं, फॉर एग्जांपल पहली हमारे पास पॉजिटिव आती है, दूसरी नेगेटिव आती है, तो पहले ये आर वेव होगी पॉजिटिव और ये हमारे पास एस वेव होगी, उसमें क्यू मिसिंग होगी। तो हमेशा याद रखना है जो पहली वेव अगर पॉजिटिव आ रही है तो हम हमेशा आर वेव होगी, और अगर हमारे पास पहली वेव नेगेटिव आ रही है तो वो हमारे पास क्यू वेव होती है। तो उसके बाद आप लोगों ने, ये जनरल सी बात है आर वेव के बारे में, खासतौर पे आप लोग ये डिफरेंट वेरिएशंस देख सकते हैं। तो आप लोगों ने ये देखना है, इसके बारे में आप लोग को कुछ पता लग जाएगा जब आप लोग को थोड़ा सा वेक्टर्स का अंदाजा होगा कि ये इस तरह वेरिएशंस क्यों आ रही है। वो उस पर मैं एक और वीडियो करूंगा क्योंकि इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। तो आप लोग को जनरल सी बातें इसकी पता होनी चाहिए। ऑगमेंट फिर आ जाता है ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिम्ब लीड्स। तो वही लीड्स अब एज अ यूनिपोलर वर्क करेंगी, तो इसके बारे में आप लोग को कॉन्सेप्ट आना चाहिए। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि AVR में सब कुछ हमारे पास रिवर्स हो जाता है। तो ये आप लोग को वेक्टर से बेसिकली पता लगता है। मैं हल्का सा आप लोग को कॉन्सेप्ट ये दे सकता हूँ कि हमारे पास जो AVR लीड है ना, ये राइट आर्म की है, तो ये हमारे पास बेसिकली एंगल बना रही होती है यहाँ पे 210 का, 210 का पॉजिटिव 210 या -150 का एंगल। और जो हमारी हार्ट की लोकेशन होती है वो बेसिकली यहाँ पे होती है। हमारा हार्ट जो है ना यहाँ पे 60 का एंगल बना रहा होता है, 60 का एंगल। तो अब ये देखें हमारे बेसिकली डीपोलराइजेशन होनी होती है इधर को, तो
जिस साइड पे डिपोलराइजेशन हो रही होती है वो साइड पॉजिटिव होती है। अब इस साइड पे हो रही होती है तो ये पॉजिटिव होता, बट ये लीड बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इस वजह से इसमें सब कुछ उल्ट हो जाता है। तो दिस इज द रीजन के एवीआर में सब कुछ सारी वेव्स ऑपोजिट है, बिकॉज वो नॉर्मल एक्सिस ऑफ हार्ट के बिल्कुल ऑपोजिट पे अपना प्रेजेंट है। तो ये आप लोगों को बताना चाहिए। तो ये नेक्स्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट गिव इट अ रीड, और बस इसमें कोई अगर इंपॉर्टेंट बात लगती है तो आप लोग देख लें। इसमें अंदर कार्डियो वर्जन और अगर उसके बारे में कुछ लिखा हो तो आप लोग खुद देख सकते हैं। कार्डियो वर्जन में एट्रियल फिब्रिलेशन अगर हुई हो तो हम उसको यूज करते हैं कार्डियो वर्जन टेक्निक को उसमें। और अगर हमारे पास अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो तो फिर हम जो फिब्रिलेटर होता है उसको यूज करते हैं। तो ये जस्ट गिव इट अ रीड, ये इतना ज्यादा आप लोग को समझ नहीं आएगी, बट एक बार रीड कर लेना। नाउ आई विल कम टुवर्ड्स द जेपी। जेपी में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 94 ईसीजी को देखना है। अब इसमें मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या क्या करना है। आप लोगों ने ये सारा चैप्टर रीड करना है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं भी है। आप लोग को पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये तो जनरल टर्म्स है। आप लोग से पूछा जा सकता है कि ये क्या है बेसिकली, और आप लोग से अगर पूछे कि ये किस चीज की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, तो ये हम जो हार्ट के मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो मेजर होती है ईसीजी में। तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। यूजेस ऑफ ईसीजी, हार्ट रेट हम फाइंड कर सकते हैं। आर वेव, दो आर वेव्स को अगर हम देखें तो जो आर वेव के दरमियान टाइम होता है आर इंटरवल में, ये हमारे पास हार्ट रेट फाइंड करने में बताता है। फिर रिदम हम देख सकते हैं कि अगर इक्वल डिस्टेंस के बाद आर वेव आ रही है, इसका मतलब है सही रेगुलर रिदम है। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, यस, एवी ब्लॉक हो जाए, बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाए तो हम ईसीजी से देख सकते हैं। पुअर ब्लड फ्लो टू द हार्ट, ये हम प्री कोर्डियल चेस्ट लीड से देखते हैं, उधर से हमें पता लग जाता है कि हार्ट के किस जगह पे कौन सी आर्टरी ब्लॉक है, ईसीजी यहाँ तक भी बता देती है। फिर हार्ट अटैक हुआ हो तो एसटी एलिवेशन हुई होती है, बहुत बड़ा करेक्टरिस्टिक साइन होता है, तो ये हमें बता देता है। एसटी एलिवेशन में बहुत कंफ्यूजन रहेगी, तो ये अभी आप लोग जैसे याद रखें ऐसे, वो आप लोगों को पता लगेगी कि बेसिकली एसटी एलिवेशन होती क्या है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का भी पता लग जाता है। हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट चेम्बर्स का भी पता लग जाता है। इसमें हमारे पास जो वेव्स होती है उसकी हम वोल्टेजेस से अंदाजा लगा सकते हैं, तो और राइट और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन तक का भी पता लग जाता है। तो ईसीजी से बहुत कुछ पता लग सकता है, तो ये बहुत वाइड फील्ड है, लेकिन आप लोग को अभी बेसिक जो चीज़ है वो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ग्रिड, तो ये जस्ट गिव इट अ रीड, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर उसके बाद ये आप लोग को पता होना चाहिए, मैंने आप लोग को बताया था कि इनकी वैल्यूज एटलीस्ट पता होनी चाहिए। फिर आ जाता है स्पीड ऑफ द पेपर, यस 25 मिलीमीटर हम लेते हैं मेनली। हाँ, अब आ जाती है लीड्स। लीड्स के बारे में आप लोग को अच्छी तरह पता होना चाहिए। व्हाट इज लीड 1, लीड 2, लीड 3, ये बाइपोलर लीड्स हैं। व्हाट इज एवीआर, एवीएल, एवीएसएफ जो यूनिपोलर लीड्स है। और इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव का आता है कि ये लीड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कन्वेंशनल है। ये कन्वेंशन जैसे आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट मूव करता है और किस तरह मूव करता है, तो ये वही कन्वेंशनल चीज चली आ रही है। तो इस पे आप लोगों ने ज्यादा, आप लोग को पता होना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव कौन सी है। ये कन्वेंशन आप लोग को याद होनी चाहिए, जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में याद की थी। फिर आप लोगों को ये यूनिपोलर लीड्स, लिम्ब लीड्स का पता होना चाहिए, यूनिपोलर चेस्ट लीड्स का भी पता होना चाहिए। ये आप लोग को इसकी पोजीशंस पता होनी चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे लगती है। ये वाइवा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पे लगती है, और आप लोग को अच्छी तरह पता होना चाहिए इनका कि किधर लगनी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है, आप लोग को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये पी वेव क्या है, एट्रियल कम्प्लेक्स, इनिशियल वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स, ये आप लोग को पता होना चाहिए। जब आप लोग को वेव्स के जनरल कॉन्सेप्ट आएंगे ना, तब आप लोग को ईसीजी आएगी। अगर आप लोग को वेव्स के जनरल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आपको नॉर्मल ईसीजी भी नहीं आएगी। पी वेव, फिर हमारे पास कॉजेज और पी वेव, ये आप लोगों को जो है ना, कॉजेज पे अभी आप लोग ध्यान है, बल्कि कॉजेज आप लोग को पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के नीचे लिखा हुआ है एट्रियल रीपोलराइजेशन, तो बेसिकली हमारे पास एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रही है तो उसमें रीपोलराइज भी होना है। लेकिन जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ा होता है, इसकी वजह से वो एम्बेड हो गई होती है, तो हमें नजर नहीं आती। आप लोगों को ये मॉर्फोलॉजी को अभी आई विल से कि ना करें, एम्पलीट्यूड को भी बेशक अभी ना करें, ड्यूरेशंस अभी कर लें, और एम्पलीट्यूड और मॉर्फोलॉजी को अभी इतना ज़्यादा ना करें, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को भी एज सच अभी ना करें।
ये आप लोगों के स्कोप से ज़्यादा की चीज़ें हैं। तो आप लोग अभी ना इन चीज़ों को थोड़ा सा रहने दें और ड्यूरेशंस करें, कोर्स करें, ड्यूरेशन करें, एम्पलीट्यूड को छोड़ दें। एम्पलीट्यूड एक बार रीड कर लें बेशक, QRS का रीड कर लें, आई विल गिव यू अ सजेशन। सो आप लोगों को ये जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए। सो दिस इज द ECG। सो टी वेव, इसकी भी वही जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मॉर्फोलॉजी को थोड़ा सा अवॉइड करें, आप लोग को ये मुश्किल देगी। यू वेव इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, ये पूछा जाता है। यू वेव हमेशा नहीं होती ECG वेव। इट इज ऑल्सो एन इनसिग्निफिकेंट वेव इन अ ECG. It is supposed to be the repolarization of a papillary muscle. तो पेपिलरी मसल आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा इसमें, तो आप लोग को अंदाजा हो जाएगा। तो ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अभी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये काफ़ी हाई लेवल की चीज़ आ जाती है और आप लोगों को ये नहीं समझ आएगा और ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट से चीज़ें आएंगी और ये आप लोग के लेवल की नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो आप लोग के लेवल का है वो कोज है, वो ड्यूरेशन है। आप लोगों को वो पता होनी चाहिए और जनरल चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेम आप लोगों को PR इंटरवल के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा ड्यूरेशन का पता होना चाहिए। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अभी अगेन इसकी आप लोग रहने दें, आप लोगों को इतना ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए। फिर आ जाते हैं हम आगे ST सेगमेंट। सो ST सेगमेंट, QT इंटरवल, RR इंटरवल, सो सबकी आपको सिग्निफिकेंस और ड्यूरेशन पता होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा कुछ हो जाएगा। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अगेन नहीं करनी। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 11 ECG। और अब आ जाते हैं हम, पूछा जाता है कि वेक्टर्स में से क्या करना है। तो वेक्टर्स हमारे कॉलेज में छुड़वा दिए जाते हैं। सीनियर्स कहते हैं कि ये वेक्टर्स ना करो, कि ये आता नहीं है कहीं पे भी, ये पूछा नहीं जाएगा। यस, ये नहीं पूछा जाता, बट अगर आप लोगों ने ECG सीखनी है तो आपको जनरल कॉन्सेप्ट वेक्टर्स का होना चाहिए। तो ये जिसको शौक है वो लाजमी करे, और ये सारा चैप्टर नहीं करना। तो उसमें कुछ जनरल कॉन्सेप्ट है और आपको कुछ वीडियोज में सजेस्ट करूंगा। आप लोगों ने जस्ट देखनी है कि हाउ टू फाइंड अ वेक्टर, ये आप लोग यूट्यूब से वीडियोज देख सकते हैं। जब तक आपको वेक्टर्स नहीं पता होंगे, आप लोग को ECG की कुछ समझ नहीं आने वाली। आप लोग पढ़ लोगे, याद कर लोगे, हो जाएगा। अभी फर्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा, इट इज नॉट डिफिकल्ट। आप लोग फर्स्ट ईयर के लिए पिछला करोगे, इनफ है। वेक्टर्स का कुछ छोटी सी बातें मैं बताऊंगा, अगर वो कर लोगे तो आप लोग को बहुत फायदा होगा। आप लोग को उसका कॉन्सेप्ट आएगा कि ये हो रहा था तो क्यों हो रहा था। तो वेक्टर में आप लोग को लेफ्ट एक्सिस और राइट एक्सिस डेविएशन पता होनी चाहिए। तो वेक्टर में अभी के लिए जो आप लोगों ने करना है ना, वो ये याद कर लो, मिनिमम ये याद कर लो। हार्ट का नॉर्मल एक्सिस ना ऑलमोस्ट 60 डिग्री पे होता है, और ये हमारे पास जो लीड टू है ना, बेसिकली लीड टू और नॉर्मल एक्सिस सेम ही होते हैं। तो इसलिए लीड टू को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसका एक्सिस और हार्ट का एक्सिस सेम है। तो हम इसमें बेस्ट व्यू ले सकते हैं, इसमें हमें बेस्ट व्यू आता है ECG पे कि हार्ट की परफॉर्मेंस क्या चल रही है। अब जब आपको ये सारा अच्छी तरह याद हो जाएगा कि कौन सी लीड कहाँ पे है, तो आप लोगों को समझ आहिस्ता आहिस्ता, जब एक बार जनरल कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो आप लोग को पता लग जाएगा। अब नॉर्मल एक्सिस हार्ट का 0 से 90 डिग्री के दरमियान लाया करता है। अगर ये 0 से ऊपर चला जाता है तो हम इसको कह देते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, और अगर 90 से ज्यादा हो जाता है तो हम इसको कह देते हैं राइट एक्सिस डेविएशन। ये रेंज है, इसके अंदर अंदर रहता है तो नॉर्मल एक्सिस पे है हार्ट। बस ये आप लोगों को अभी फिलहाल पता होना चाहिए। फर्दर आई विल ट्राई टू अपलोड अ लेक्चर ऑन इट, जिसमें मैं ट्राई करूंगा जितना सिंपल एक्सप्लेन कर सकूं करूं। इसके अलावा मैंने MCQs की कुछ वीडियोस बनाई हुई है ECG की, वो आप लोग को चैनल पे मिल जाएगी। उसमें मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है इन फॉर्म ऑफ MCQ। तो वो आप लोग देखेंगे तो आप लोग को ये श्योरली समझ आएगा, उधर मैंने ये चीज़ समझाई हुई है। उधर से देख के आप लोग को ECG की काफ़ी छोटी छोटी बातें समझ आने लग जाएगी, जो आप लोगों के लेवल पे इम्पोर्टेंट है। So this is all about the ECG. If you have any query, you can ask. Thank you very much.